ओवैसी साहब की पार्टी है, अजमल साहब की पार्टी है, जैसे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इसमें नेशनल लेवल जो काम कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं है। दो लड़की को नंगे करके वो लोग सारे जुल्म किया है। असल में हमारे देश नंगे हुआ है पूरे दुनिया के सामने। कोई मुस्लिम लीग को बुलाए तो ये इशू नहीं होगा, ये सोच है ये सेकुलर पार्टीज, क्योंकि ओवैसी साहब को, अजमल साहब को बुलाए तो मुस्लिम वोट और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग को बुलाए तो ये इशू नहीं है, क्योंकि वो एक कांग्रेस की मीटिंग जैसे केरला में काम कर रहे हैं। विपक्ष पार्टियों की अलायंस सीरियसली इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग हमारे डिसीजन लेंगे। नहीं है तो ये तमाशे में ज्वाइन करने के लिए हम लोग रेडी नहीं है। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में 2024 की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर हैं। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए, किसके साथ में किसकी सीटें बनेंगी इसका मैथमेटिक्स 2024 में तैयार हुआ। पर जिस तरीके से 26 राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई हैं उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए, जहां ये बताने की कोशिश अब भाजपा के लोगों द्वारा ही शुरू हो गई है कि ये वो 26 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों का कभी भला नहीं किया। और भाजपा ही ये भी सवाल कर रही है कि इस गठबंधन में कोई मुस्लिम पार्टी शामिल नहीं है, पर इस गठबंधन में मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। केरल में किस तरीके से वर्क करती है खासतौर पर मुस्लिम लीग, वो तस्वीर भी लोगों के सामने है। पर केरल की ही एक राजनीतिक पार्टी जो देश भर में मुख्तलिफ इलाकों में लोगों तक पहुंच रही है, अपने मुद्दों को पहुंचा रही है, उस पार्टी को नजरअंदाज कर दिया गया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और एसडीपीआई प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और इंडिया का जो गठबंधन शामिल है, मुस्लिम लीग का शामिल होना, एसडीपीआई का शामिल ना होना, किस तरीके से देखते हैं सर इस चीज को? एसडीपीआई लास्ट हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग में देश में अभी जो हो रहा है विपक्ष पार्टियों की अलायंस, उसके बारे में बहुत तफसील से डिस्कस किया है। एसडीपीआई की सोच ये है, सिर्फ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग बैठ के एक अलायंस बनाए तो उससे रिजल्ट नहीं हो रहे, नहीं होने का चांस है। और बल्कि सभी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां, सभी सामाजिक तंजीम, अलग अलग कम्युनिटी के लोग सब मिलके देश को बचाने के लिए एक आंदोलन जैसे काम स्टार्ट करना जरूरी है तो बीजेपी और फासिज्म को रोक सकता है। ये है हमारी सोच। अभी जो हो रहा है इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग मीटिंग किया है। इसमें देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी भी बाहर खड़ा है। हो सकता है वो लोग उसमें ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है तो उनको जोड़ने के लिए ये लोग रेडी नहीं है, हमें पता नहीं। अभी जैसे ओवैसी साहब की पार्टी है, अजमल साहब की पार्टी है, जैसे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इसमें नेशनल लेवल जो काम कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं है। और मायावती की बीएसपी इसमें नहीं है। और आंध्रा की भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इसमें नहीं आया है। पता नहीं वो पार्टी के बारे में ये लोग क्या सोचेंगे, क्या प्लान है, हमें पता नहीं। और अभी जो लोग उसमें शामिल हैं, ये सभी को भी बीजेपी की जो मुद्दा है वो मुद्दे को लेके एक राय, मतलब एक नज़रिया है ना, ये नज़रिया में इख्तिलाफ है। इसलिए ये कहाँ तक जाएंगे वो हमें अभी कंफ्यूज है। मतलब हमको तो यकीन के साथ कुछ नहीं बोल सकता है। और कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में इंडिया के नेता लोग जो कह रहे हैं ये तो कम्युनल पार्टी है,
लेकिन ये सभी लोग बैठे हैं शिवसेना के साथ। शिवसेना के साथ बैठ के मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा एक इल्ज़ाम लगा है। उसका मतलब ये है मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं। इससे रिजल्ट तो नहीं होगा। इसलिए हमारी गुजारिश ये है, अगर बीजेपी को रोकने के लिए इखलास के साथ काम करना चाहते हैं ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ काम करने के लिए जो लोग रेडी है सभी को लेके एक आंदोलन बनाना है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी को भी शामिल करना है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल करना है। इसमें एसडीपीआई का प्लान क्या रहेगा 2024 में, क्योंकि एक तरफ इंडिया और एनडीए का गठबंधन तो लोग देख रखे हैं, एक तरफ 26 पार्टी है इंडिया में, तो एनडीए में 41 पार्टी शामिल हो चुकी हैं और फिर भाजपा के नेता ही ये कहते हैं कि मोदी जी अकेले लड़ने वाले नेता हैं, तो अब 41 पार्टियों की क्यों जरूरत पड़ रही है? एसडीपीआई की क्या प्लानिंग है 2024 को लेकर के जब इंडिया एनडीए गठबंधन में शामिल है? हम लोग बहुत सारे स्टेटों के अंदर लोकसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अभी चालू है। और हम लोग ये भी लास्ट एनडब्ल्यूसी मीटिंग में डिक्लेयर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया है, अगर ये विपक्ष पार्टियों की अलायंस सीरियसली इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग हमारे डिसीजन लेंगे। नहीं है तो ये तमाशे में ज्वाइन करने के लिए हम लोग रेडी नहीं है। इसलिए हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, सीरियस है या नहीं है, इसमें कुछ यूनिटी है या नहीं है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन में हम लोग लोकसभा में अलग अलग स्टेटों के अंदर कंटेस्ट करने की तैयारी चल रहा है, प्लानिंग हो रही है। क्योंकि आपकी प्लानिंग चल रही है सर, इसके साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां ना एनडीए गठबंधन में शामिल हुई ना इंडिया में शामिल हुई, तो क्या आप तमाम राजनेताओं से जाकर के मुलाकात करने वाले हैं 2024 का एक थर्ड फ्रंट खड़ी करने के लिए? क्योंकि जिस थर्ड फ्रंट को नजरअंदाज किया गया है वो किंग मेकर के तौर पर भी उभर सकती है। हम लोग अभी ये दोनों अलायंस में नहीं है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया है। वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत सारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन भी है अलग अलग कम्युनिटी के, सभी के साथ हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किया है और भी डिस्कशन चालू करेंगे। क्योंकि ये बहुत सीरियसली ये इलेक्शन को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए हम तो हमारे काम हमारे प्लानिंग के मुताबिक आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि 2024 की तो चुनावों की बात हो गई, लोकसभा में आप अपने उम्मीदवार भी उतारने वाले हैं, क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग को शामिल करना किस तरीके के सवाल खड़े करता है? इंडिया ग्रुप में शामिल है और तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं है, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? मुस्लिम लीग तो कांग्रेस के साथ केरला के अंदर अलायंस में है, इसलिए मुस्लिम लीग को बुलाया होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी केरला में कंटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लीग को बुलाया होगा। लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग को बुला के अगर अलायंस में उनको भी जोड़ दिया तो वो रिजल्ट पूरे इंडिया में तो नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग केरला के अलावा कहीं भी नहीं है, इसलिए वो उतना सक्सेस होने का चांस नहीं है। हमारी राय क्या है, सभी को बुलाना है। मुस्लिम लीग बुलाने में हमें तो ये कंप्लेंट नहीं है, लेकिन सभी को बुलाना है। पर एक मैसेज तो दे दिया ना इंडिया की तरफ से, क्योंकि तमाम चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, अजमल साहब की बात करें और तमाम राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो गठबंधन बना है ये मुसलमानों के वोट चाहती है, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहती है। पर एक मुस्लिम लीग पार्टी को सामने लाकर के दिखा दिया कि ये मुस्लिम पार्टी है जिसे हमने गठबंधन में शामिल किया है। असल में मुस्लिम लीग को बुलाए तो ये इशू नहीं होगा, ये सोच है ये सेकुलर पार्टीज, क्योंकि ओवैसी साहब को अजमल साहब को बुलाए तो मुस्लिम वोट और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग को बुलाए तो ये इशू नहीं है, क्योंकि वो एक कांग्रेस की मीटिंग जैसे केरला में काम कर रहे हैं, इसलिए ये इशू तो नहीं होगा। लेकिन ये तो सभी मुसलमान भी देख रहे हैं ना, हमारे वोट की ज़रूरत
ज़रूरत है, हमारी जमात को ज़रूरत नहीं है, हमारे लीडर को ज़रूरत नहीं है, ये सभी देख रहे हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा मणिपुर को लेकर के भी जो तस्वीरें आई देश और दुनिया में, उसकी तस्वीरें सामने आई। बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल ने घड़ियाली आंसू दिखा दिया और ये बता दिया कि 78 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। और जब चुप्पी तोड़ी है तो मणिपुर का नाम नहीं लिया गया। तमाम राज्यों में महिलाओं के ऊपर अन्याय का दर्द है। तो कैसे देखते हैं इस चीज को और किस तरीके से महिलाओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो ये घटनाएं रुक जाए, किस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो असल में जेनोसाइड की कोशिश है, उसमें कोई शक नहीं। ये बीजेपी और बीजेपी सरकार बोलने जैसे वहाँ पे दो कम्युनिटी के लोगों की इशू नहीं है। वहाँ पे सरकार पूरी तरह खामोशी है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो करने के लिए वो लोग मौका दे रहे हैं। इसलिए ये 2 महीने से ज़्यादा वहाँ पे ये फसाद, दंगे, सब कुछ हो रहा है। अभी जो हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत है लेकिन बहुत कम आ रहे हैं। वो सब हमारे सामने आया है वहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे देश में आईबी है, रो है, बहुत सारे इंटेलिजेंस सिस्टम हैं। ये सारे इंटेलिजेंस सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को हर दिन रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये पब्लिक में एक वीडियो आने के बाद प्राइम मिनिस्टर को दुख हुआ है। उससे पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या दुख हो रही। मतलब ये बीजेपी सबसे पहले वहाँ पे जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी को आउटरीच की नाम पे बीजेपी में जोड़ दिया, फिर पावर में आया। पावर में आने के बाद फिर ये कुकी बोल के मैती कम्युनिटी को उनके ऊपर अटैक करने की माहौल बनाया। असल में वहाँ पे क्रिश्चियन जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे संगीन लोग अपने फेसबुक, ट्विटर में साफ कह दिया है वहाँ पे एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वो ख़त्म करना चाहते हैं, हम ख़त्म कर दिया है। उसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट। क्योंकि ये तस्वीर तो सामने आ ही रही है, पर इसमें भी मुस्लिम एंगल जो है, मणिपुर के मामले में मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश की गई, जहां बीजेपी के बड़े नेता महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नहीं, पर उन्हें एक मुस्लिम नाम की तलाश है। तो कैसे देखते हैं जो मुस्लिमों को लेकर के हर जगह सियासत है? देखिए, वहाँ पे क्या है, 2 लड़की को नंगे करके वो लोग सारे जुल्म किया है। असल में हमारे देश नंगे हुआ है पूरे दुनिया के सामने, वो छुपाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में सभी लोग, उससे पहले बीजेपी सरकार को सपोर्ट किए हुए लोग भी मणिपुर इशू को लेके सरकार के खिलाफ बात उठाया। अनुपम खेर ने बात उठाया, अक्षय कुमार ने, और सभी लोग पहले बीजेपी सपोर्टर थे, अभी भी सपोर्टर है। ऐसे सिचुएशन में ये इशू को डाइवर्ट करना चाहिए। उसके लिए जानबूझ के दूसरी किसी एक मुस्लिम लड़के को दूसरी केस में अरेस्ट किया था, वो इशू लेके आया है। वो ने भी ऐसा किया है, लेकिन अभी सबके सामने सच आया है क्या हो रहा है। एमके फैजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो 2024 की क्या एसडीपीआई की प्लानिंग है, उसे आपके साथ साझा किया, और मणिपुर के मामले पर सरकार किस तरीके से बेनकाब हो चुकी है, वो तस्वीरें देश के ही सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने है।